नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल नई पीढ़ी मुनाफे की सीढ़ी। दरअसल आज का दिन है खास, और खास इसलिए है क्योंकि आज रोबोट 2.0 हुई है रिलीज। यानी 2010 में आई रोबोट का सीक्वेंस ये फिल्म है, और इस फिल्म की बहुत सारी खासियत है। एक खासियत तो आप जानते हैं कि इसमें सुपरस्टार रजनीकांत है, इसमें अक्षय कुमार का धमाल है, और साथ ही साथ ये यूनिक या फिर ये स्पेशल मूवी इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के हिस्ट्री में अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है। लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पिक्चर को बनाने के लिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसकी स्टोरी लाइन है वो भी बहुत यूनिक है। तो जब इतनी यूनिक फिल्म है तो क्यों ना एक यूनिक शो बनाया जाए। लेकिन ये यूनिक शो का थीम हमारा क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शो में उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से संदीप जैन है, हमारे आज के खास एक्सपर्ट, और साथ ही मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं पूजा त्रिपाठी। लेकिन जो शो की थीम है वो मेरे से बेहतर शायद सुमित समझा पाएंगे, क्योंकि ये शो बनाने का जो आइडिया था या फिर इस थीम का जो आइडिया था वो सुमित का था। तो सुमित, पहले आप ही समझाइए कि रोबोट 2.0 इक्वल्स टू नई सीढ़ी मुनाफे की पीढ़ी, मतलब नई कैसे? पीढ़ी मुनाफे की सीढ़ी। हाँ, नई पीढ़ी मुनाफे की सीढ़ी। देखिए, जब रोबोट 2 का आइडिया आया, तब जब शो डिजाइन हो रहा था, तब ये बात हुई कि ऐसा क्या किया जाए शो में जो नया हो, इनोवेटिव हो। तो कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहली जनरेशन ने उन कंपनीज को बढ़ाया है। तो 2010 में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मूवी के तौर पर रोबोट आई थी, लेकिन जब उसका सीक्वेंस आ रहा है तो वो और बड़ा होके आ रहा है और बेटर होके आ रहा है। तो इसीलिए अब जो नया जमाना है, नई जो जनरेशन है, वो उस कंपनी को उस जगह से कई गुना ऊपर और लेकर आ भी चुकी हैं और ले जाने का दमखम रखती भी हैं। तो ये आधार पर माना जा रहा है कि जिस तरह रोबोट 1 का वर्जन और एक्सपैंड करके रोबोट 2 बना, उसी तरह शायद इन कंपनियों का वर्जन 1 जो है वो वर्जन 2 तक आते आते और बेटर हो जाए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस शो में हम उन कंपनियों के बारे में जिक्र करेंगे जिनकी जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी की तरह ही उतनी ही दमदार है, उससे ज्यादा बेटर, उससे ज्यादा दमदार। उन्होंने मतलब इनफैक्ट जिस मुकाम पे उन कंपनीज को हासिल किया था उससे कहीं ऊपर पहुंचाया है, और आगे भी उनमें ग्रोथ स्टोरी इतनी इंटैक्ट है कि वो यहाँ से भी एक अच्छे बाय दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए संदीप को भी शामिल किया गया है कि वो बताएंगे कि यहाँ से कितने प्रोग्रेसिव कंपनीज रहेंगी आने वाले समय में। लेकिन हम स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक बार इस फिल्म की अगर बात करें सुमित, तो मैं पढ़ रही थी कि चेन्नई में सुबह 4 बजे से शो शुरू हो गए आज। चेन्नई की आज सियोन जो सायन जिसे कहते हैं सायन मुंबई में, वहां पर भी एक थिएटर है जहां पर सुबह 4 बजे पूजा होगी पहले, और उस पूजा होने के बाद इस मूवी शुरू होगी। इनफैक्ट मुंबई में माटुंगा में शायद एक 69 फीट का कटआउट भी लगा है रजनीकांत जी का, जिसमें पहले दूध वगैरह चढ़ाएगा, उसके बाद इस मूवी की शुरुआत होगी। उनके पिक्चरों को तो वैसे भी पूजा तो जाता इसीलिए है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर, बड़े त्योहार के तौर पे मनाया जाता है साउथ दक्षिण भारत में भी, और अब तो उत्तर भारत में भी काफी वैल्यू। और दूसरा, और इसको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। इसकी जो एडवांस बुकिंग है वही करीब 100 करोड़ के ऊपर, तो 100 करोड़ तो कमा ही चुकी है कंपनी एडवांस बुकिंग में। अब आगे देखते हैं अगला जो हफ्ता है वो कैसा है। बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक करने की बात की जा रही है इसमें। बिल्कुल। संदीप जी, शुक्रिया समय देने के लिए इस खास शो में। पहले तो ये बताइए, मूवी देखने जा रहे हैं आज रोबोट 2.0, और रजनीकांत स्टारर फिल्म में आपको यूजुअली आप देखते हैं या फिर कितनी पसंद आती हैं? नहीं, पसंद तो बहुत आती है। इनफैक्ट मैंने रोबोट बहुत बार देख ली, और क्योंकि कई चैनल्स पे बार बार रिपीट होती है तो मैं तो देख लेता हूँ बैठ के, और बेटी के साथ ही देखता हूँ। जो मेरा सेकेंड जनरेशन होने वाला है, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मूवी तो देखूंगा मैं कल या परसों, जब वीकेंड पे ही देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ शादियों का वो है। बट ओवरऑल आई फील कि जो थीम है ये बहुत बेहतरीन है, काफ़ी कोरिलेट कर रही है। और जनरली जब भी स्टॉक पिकिंग करते हैं तो मैं जनरली जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्वालिफिकेशंस, जो प्रोमोटर्स है उन्हें क्या किया हुआ है, सेकंड जनरेशन कैसे आने वाली है, उनको बहुत देखते हैं। और सेकंड जनरेशन अगर डायनामिक हो जाए और फर्स्ट जनरेशन के वैल्यूज एंड इथोस मिल जाए तो बेहतरीन एक लिथल कॉम्बिनेशन हो जाता है, और वो बिजनेस सर्टेनली ग्रो करेगा। और आज जिन कंपनियों पे डिस्कस करने वाले हैं सर्टेनली उसी टाइप की बहुत ही बेहतरीन, अच्छे से रिसर्च की हुई चुनी हुई कंपनियां हैं। तो शो का थीम बहुत जबरदस्त है, काफी कोरिलेटेड है, और मुझे लगता है कि स्टॉक पिकिंग में ये एक बहुत अहम एक्सरसाइज है कि कंपनी का सेकंड जनरेशन कैसा है। बिल्कुल यूनिक थीम है, तो शो भी यूनिक है, और इसीलिए हमने ऐसी चुनिंदा कंपनियां आपके लिए चुनी है जिनकी नेक्स्ट जनरेशन जो कि बिजनेस में अब आ चुकी है और कामकाज संभाल रही है और बहुत ही दमदार है।
तो अब देखना यह है कि सुमित और पूजा ने किन स्टॉक्स को चुना है इस कैटेगरी में, क्योंकि फिल्म तो रिकॉर्ड तोड़ेगी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग की आप बात करें, लेकिन इन स्टॉक्स में कितनी कमाई होगी ये देखना होगा। शुरुआत पूजा आपसे कर लेते हैं, बताइए पहला स्टॉक कौन सा है, क्यों चुना है? जी, पहला स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, और काफी पुरानी कंपनी है। 1944 में कंपनी का गठन हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले से ही ये कंपनी है। और इसके फर्स्ट जनरेशन जो थे यूडी और एचपी नंदा गठन किया है। उन लोगों ने तो इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में काफी अच्छा योगदान किया ही है, और हमने देखा भी एस्कॉर्ट्स की ग्रोथ किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब जो सेकंड जनरेशन है निखिल नंदा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको कंपनी की कमान संभाले हुए। राजन नंदा के निधन के बाद इन्होंने एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए, अभी अगस्त 2018 में ही ये नियुक्त हुए हैं। और उसके बाद इनके जो कमेंट्स आ रहे हैं और इनकी तरफ से जो एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस हुए हैं कंपनी के लिए, वो काफी ज्यादा एनकरेजिंग है। और अक्टूबर बिक्री के आंकड़ों में भी ये दिखा है। इनका जो सेगमेंट था, कुछ सेगमेंट में तो काफी शानदार ग्रोथ दिखी है, और कुछ सेगमेंट में तो हाईएस्ट एवर ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। निखिल नंदा के जुड़ने के बाद, वैसे तो निखिल नंदा 1997 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इनके जुड़ने के बाद शेयर करीब 6.5 गुना बढ़ा है, और कारोबार में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। तो एस्कॉर्ट्स होगा पहला स्टॉक मेरी तरफ से। तो एस्कॉर्ट्स पहला स्टॉक है, और अब तो ये भाव से भी बेहतर हो गया है। संदीप जी की राय ले लेते हैं। संदीप जी बताइए, तो जो पहला इस यूनिक शो में जो पहला स्टॉक उतरा है वो है एस्कॉर्ट्स। अब आप बताइए कि इस भाव पे आपको कितना अच्छा लगता है, अगर कोई खरीदे तो कितने समय के लिए खरीदे, और क्या लक्ष्य आप देखते हैं? देखिए, लंबे नजरिए के लिए तो बेहतरीन लिए अच्छा स्टॉक है ये। और इनफैक्ट देखिए आप 1000 रुपए के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन भी आ चुका है, तो लेवल्स बहुत अच्छे हैं। और कंपनी ने जो ग्रोथ दी है पिछले अगर 3 साल की कैगर की बात करें नेट प्रॉफिट्स की, तो करीब 52%, और सेल्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सेल्स में ग्रोथ नहीं है, बट कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात करनी पड़ेगी। और साथ में निखिल नंदा जी की बात हो रही है, तो उनके ज्वाइनिंग के बाद देखिए आप अच्छा खासा मल्टी बैगर ये बन चुका है। और ये इनफैक्ट मैंने 250 रुपए से ट्रैक करना शुरू किया, और वहां से इनफैक्ट रिकमेंड करना हमने शुरू किया था। और देखिए मल्टी बैगर तो बना ही है। और निखिल नंदा की अगर आप पढ़ाई की बात करें तो वॉर्टन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो अच्छी एजुकेशन अपने साथ लाए हैं, और अच्छा एग्रेशन है, तो दिख रहा है कंपनी के नंबर्स में भी। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होल्ड करके रखें जिन्होंने लिया हुआ है। और जिनको खरीदना है, देखिए जैसे ही मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चलने लगेंगे, और मार्केट में अगर इलेक्शंस का जो एक वो असम्पशंस बना हुआ है, उसके बाद बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, तो उस टाइम पे ये स्टॉक भी चलेगा। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करे, जिनको लेना है वो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना सकते हैं, और यहां से बाइंग भी कर सकते हैं इन स्टैगर्ड मैनर। तो स्कॉट्स खरीदा जा सकता है 6 से 9 महीने के लिए। अगर थोड़ा नीचे मिले तो डेफिनेटली खरीदिए, और अगर आपके पास है तो बने रहिए। 820 तक आसानी से ये स्टॉक पहुंच सकता है। तो पहला स्टॉक है स्कॉट्स, जहां पर थम्स अप मिला है संदीप जैन की ओर से भी। अब सुमित आप बताइए, पहली कंपनी आपने कौन सी चुनी है और क्यों चुनी है? देखिए, मेरे पास जो नाम है वो है हेवेल्स का। हेवेल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में भारत में एटलीस्ट सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर आप उसे जान सकते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं विदेशी, एलजी या फिर हिताची ऐसी कंपनीज जो हैं, ये कंपनीज बाहर से हैं, लेकिन हेवेल्स इन हाउस बनी हुई कंपनी है, और बहुत स्ट्रांगली इसने ग्रो किया है। 1958 से कंपनी शुरू हुई थी, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से शुरू हुई कंपनी आज एक जाइंट बन चुकी है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की। 2006 में जो कंपनी में मौजूदा चेयरमैन है अनिल राय गुप्ता, वो इस कंपनी के साथ एसोसिएट हुए थे, और 15 साल में ना केवल उन्होंने डोमेस्टिक बल्कि विदेशी भी एक्सपैंड किया, विदेशों में एक्सपैंड किया, नए एक्विजिशंस किए, नए सिस्टम्स में उतरे, नए टेक्निक्स में उतरे, और अलग अलग तरह के जो कारोबार हैं वो विस्तार करते चले गए, बैकवर्ड से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के तौर पर। इसके अलावा शेयर ने भी ऐसा कुछ नहीं कि रिवॉर्ड नहीं किया, करीब करीब 3200% ये शेयर चला है पिछले 2006 से लेकर अब तक, यानी 12 साल की इस अंतराल में जब से वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, 3200% का रिटर्न भी दे चुका है। मुनाफा बिक्री यानी कारोबार भी करीब करीब 8 गुना ये इस कंपनी का बढ़ा चुके हैं, और मुनाफा भी 11 गुना ये कंपनी का बढ़ा चुके हैं। तो इन्होंने ना केवल कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिया, कंपनी की ब्रांड इमेज में चेंज किया, और साथ साथ कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली रिवॉर्ड किया। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड है, माफ कीजिएगा, ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एसोसिएटेड है, और काफी अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, और बहुत स्ट्रांग एक्सपर्टीज है अपने सब्जेक्ट का। तो अभी भी इस कंपनी की कमान बहुत ही स्ट्रांग हाथों के अंदर है, जो कि अनिल राय गुप्ता के हाथ में। तो प्रमोटर भी दमदार है और कंपनी भी दमदार है, लेकिन क्या रिटर्न दमदार होंगे या फिर नहीं, ये जान लेते हैं संदीप जी से। बताइए। देखिए, ये स्टॉक की जो क्वालिटीज थी उस सबको ऑलरेडी
प्राइसिंग कर रखा है मार्केट में, जो डिस्काउंटिंग हो रखी है वो काफ़ी हायर वैल्यूएशंस पे हो रखी है। देखिए अब 51-52 के ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे चल रहा है और ऊपर के लेवल से भी देखिए बहुत ज़्यादा करेक्टेड नहीं है, हालांकि नीचे जाके बाउंस भी किया है, बट आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कुशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशंस महंगे हो गए, कुछ मार्जिन्स पे प्रेशर है, बट ओवरऑल कंपनी की क्वालिटी बेहतरीन है। मैं यही कहूंगा कि बाय जब करेक्शन आ जाए तो लें। बाकी ओवरऑल जिस तरीके से अनिल राय गुप्ता जी ने सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया और जो ग्रोथ कंपनी दे रही है, देखिए 15-20% की ग्रोथ बहुत ही नॉर्मल बात है इस कंपनी के लिए। और जो प्रीमियमाइजेशन किया है इन्होंने, जो इनकी ब्रांड्स की जो क्वालिटी है और जो ब्रांडिंग इन्होंने की है वो बेहतरीन है। तो मेरे हिसाब से, और SRCC देखिए ये एक ऐसी कॉलेज है जहां से पढ़ना और तालीम लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां पे 97, 96, 98% कट ऑफ होने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी की मैं वो दूंगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं, बाकी बाइंग करनी है तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। ऑन डिप्स खरीदे क्योंकि भाव से थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन हाँ कंपनी दमदार है। अगर आपके पास है तो बने रहिए स्टॉक में। 780 तक के लक्ष्य यहाँ पर 6 महीने में हासिल हो सकते हैं। तो हेवल्स है दूसरा स्टॉक। और पूजा अब आप बताइए, अभी आपने एस्कॉर्ट्स का तो जिक्र किया, आप बताइए दूसरी कंपनी कौन सी है? जी, अगली कंपनी है मेरे पास फार्मा स्पेस से जुड़ी कैडिला हेल्थ केयर। 1950 में कंपनी का गठन हुआ है। रमन भाई पटेल ने कंपनी की शुरुआत की थी। उसके बाद इनके सक्सेसर आए पंकज पटेल, जिन्होंने कंपनी के कामकाज को आगे बढ़ाया और उसमें और ज्यादा ग्रोथ स्टोरी देखने को मिली है। और अभी हाल ही में पंकज पटेल के बेटे शाबिर पटेल कंपनी के MD बने हैं। इन्होंने भी 2017 में ही कंपनी को ज्वाइन किया। वैसे तो ये कंपनी के साथ काफी समय से जुड़े हैं, पिछले 10 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कामकाज आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाल ही में कंपनी के MD नियुक्त हुए हैं और इनका सबसे बड़ा जो योगदान था कंपनी में वो ये था कि जायडस वेलनेस जो लॉन्च किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान था। अगर वो ब्रांड लॉन्च करेंगे, ये जो ब्रांड लॉन्च हुआ है इसकी ग्रोथ स्टोरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ शाबिर पटेल का ही था। और आने वाले समय में जब ये MD बने तो उन्होंने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो शेयरधारकों को काफी पसंद आया वो ये था कि अगले 5 सालों में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो दोगुनी करने की बात इन्होंने की थी। तो कैडिला हेल्थ केयर होगा मेरी तरफ से, जिसमें कि सेकेंड जनरेशन जो आ रही है उनकी तरफ से भी कॉमेंट्स और जो ग्रोथ स्टोरी बताई जा रही है वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कैडिला पर संदीप जी अपनी राय तो दीजिए ही, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि शो में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर इन किसी भी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और वो जो कि बहुत जरूरी भी है इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, अभी से आगे कौन चलाएगा, उनका विजन क्या है, तो उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल, ये इनफैक्ट मैं शुरुआत में जो कह रहा था, ये बहुत थीम के अलावा भी देखिए इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है कि प्रोमोटर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ही यू इन्वेस्ट ऑन पीपल। और मैं जब भी कोई भी स्टॉक अगर पिक करके लाता भी हूं तो सबसे पहले प्रोमोटर्स के ही बैकग्राउंड के चुनते हैं। और जनरली मैं तो कहता हूं कि स्टॉक चुनना उतना ही कठिन है जितना जवाई को चुनना होता है। तो ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूं। और वैसे ही आप देखिए पूरी बैकग्राउंड जब चेक करते हैं तो पेरेंट्स के बैकग्राउंड करते हैं तो वैसे ही कंपनी के पेरेंटेज को देखिए और प्रोमोटर्स को देखिए, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और बहुत इनफैक्ट बहुत अच्छे से रिसर्च करके पर्टिकुलरली ये स्टॉक भी लाया गया है। और कैडिला की अगर मैं बात करूं तो मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत सस्ता लगता है और रिटर्न नंबर्स भी बहुत अच्छे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, और प्रोमोटर की होल्डिंग भी करीब 75% के लगभग है, जो कि बहुत अच्छा अपने आप में। बस एक ही चीज वो है कि डेट्स है कंपनी में जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप डेट इक्विटी रेशियो देखें तो 0.62 है, बट ग्रोथ कंपनी ने करीब 15 से 22% की ग्रोथ दिखाई है। अगर 3 साल की ग्रोथ देखें तो 15-16%। और इनफैक्ट जो जायडस वेलनेस जो इनफैक्ट ये जो थीम है इनकी, ये एक अपने आप में यूनिक थीम है। इनफैक्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और कई अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करें, जिनको लेना है वो बाइंग भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो प्लान सुने और जो शर्विल पटेल के स्टेटमेंट्स के बारे में आप जो बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि जो एग्रेशन दिख रहा है उससे ये स्टॉक ऊपर जाएगा और 410 से लेकर 430 तक के टारगेट्स के लिए
बिल्कुल बने रह सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो कैडिलैक खरीदिए, भाव से भी अच्छा है, कंपनी भी बेहतर है। 410 तक के टारगेट्स यहाँ पर सुझाए जा रहे हैं। अब सुमित बताइए, अगला आपका रोबोट 2.0 कौन सा है? देखिए, भारत फोर्ज ये कंपनी एरोडायनामिक स्पेस के अंदर भी है, डिफेंस में भी है, ऑयल एंड गैस में भी है, ऑटो इंसलरी में भी है, क्लासिक ट्रक में भी है और ऐसे बहुत सारे कारोबारों में। ये कंपनी शुरू तो कल्याणी ग्रुप की जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने शुरू की थी, लेकिन वहां से बाबा कल्याणी और उसके बाद अब आते आते अमित कल्याणी इस कंपनी की कमान संभालने जा रहे हैं। अभी तक हालांकि बाबा कल्याणी इस कंपनी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो हर तरफ है, रेलवे से लेकर तेल गैस तक या फिर ऑटो इंसलरी से लेकर ऑटो तक, डिफेंस तक। और इस कंपनी के जो डिफेंस के अंदर फोरे है उसमें अमित कल्याणी का बहुत मेजर रोल रहा है। 1999 से कंपनी में एसोसिएटेड, यानी करीब करीब 19 साल से इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और 19 साल में इस कंपनी ने डिफेंस के अंदर बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। क्लास 8 ट्रक मतलब भारत फोर्ज होता है आज की डेट में। अगर कभी भी इससे कोई रिलेटेड खबर आती है तो भारत फोर्ज का ही नाम आता है। ये सबसे बड़े ट्रक्स होते हैं दुनिया के जिसके अंदर ये इंसलरीज प्रोवाइड कराते हैं, उसमें इनकी दुनिया भर में दिग्गज कंपनियों में इनका नाम काउंट होता है। और साथ ही साथ कंपनी ने न केवल इन्होंने शेयर धारकों को बोनस दिया या उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई कंपनी की, बल्कि शेयर की अगर बात करें तो वो भी करीब करीब दुगना हुआ पिछले 10 सालों के दौरान। तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और अभी भी ग्रोथ इंटैक्ट, इस आधार पे कंपनी के नेक्स्ट प्रमोटर से लेके जा रहे हैं। संदीप जी, आपका व्यू भारत फोर्ज पर? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटल्स बेहतरीन है, बाकी सारे फंडामेंटल्स के बारे में बता ही दिया अभी तो सुमित जी ने, और प्रोमोटर्स के बारे में बात हो गई। और मुझे लगता है कि जो एग्रेशन है और जिस तरीके से कंपनी को ग्रो किया है और अच्छा खासा इनफैक्ट ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे आने वाले दिनों में भी, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। और अच्छा खासा करेक्टेड भी है और डाउन साइड बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, तो इट्स अ गुड बाय ऑल्सो एट दिस पॉइंट। बाय भी कर सकते हैं और अगर है तो होल्ड भी कर सकते हैं। 630 है टारगेट्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 4 और ऐसी दमदार कंपनियां जहां पर है निवेश के मौके, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन काफी एक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट विजन है जो कि कंपनी को दिलाएगा ग्रोथ। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे 4 और बेहतरीन कंपनियां। आप देखते रहिए जी बिजनेस स्पेशल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल, नई पीढ़ी मुनाफे की सीढ़ी 2.0 और हम बात कर रहे हैं उन दमदार कंपनियों की जिनकी नेक्स्ट जनरेशन अब कंपनी के कारोबार में इन्वॉल्व है और पुरानी जनरेशन के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव है और ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिस्ट है। 4 कंपनियों का हमने जिक्र किया, अब 4 और कंपनियां जान लेते हैं। मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं और हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से संदीप जैन भी हैं। सुमित, फटाफट से बताइए अगली 2 कंपनियां आपके पास कौन सी हैं और क्यों पिक की हैं आपने? देखिए, एक नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी। ये रियल एस्टेट ग्रुप की, गोदरेज ग्रुप की एक कंपनी है। शुरुआत तो इसकी आदि गोदरेज ने की थी, जो कि अभी भी गोदरेज इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन 2004 में फिरोज शाह गोदरेज कंपनी से जुड़े, उनके अंडर में इस कंपनी का आईपीओ भी आया और आईपीओ के बाद इस कंपनी ने एक जोरदार रिटर्न भी दिया, करीब 3 गुना के आसपास रिटर्न दिया इस कंपनी ने आईपीओ से लेकर अब तक, जबकि ऊपर से शेयर टूट चुका है। उसके बावजूद इस कंपनी के अच्छे कैश फ्लोज हैं, एसेट लाइट मॉडल है, देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी में इसका नाम काउंट होता है, तो एक अच्छी कंपनी के तौर पर चुना जा रहा है। दूसरी कंपनी है जेबीएम ऑटो। दरअसल ये कंपनी शुरू तो एसकेआरआई ने की थी, जो कि टूल्स और डाइज के काम से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये कॉन्ग्लोमोरेट बनती जा रही है। धीरे धीरे ये बसेस बिजनेस में आ चुकी है और इलेक्ट्रिक बसेस में इसका प्राइमा फेसी नाम है। अब इलेक्ट्रिक ई व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक ऑटोज में भी ये कंपनी जा रही है, तो स्ट्रांगली ग्रो किया है, शेयरधारकों को रिवॉर्ड भी किया है, मुनाफा भी करीब करीब 80-81 करोड़ लिया है, जो कि 8 करोड़ था, यानी 10 टाइम्स के आसपास वो भी बढ़ाया है। तो बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर रही है, ये दोनों ही नई लीडरशिप के अंडर। जी संदीप जी, समय की कमी है, इसीलिए संक्षेप में आपका जवाब चाहिए, अपनी राय आप दीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर और जेबीएम ऑटो पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि करेक्शन दिया हुआ है स्टॉक, और वैसे रियल एस्टेट पे बुलिश नहीं हूं। दूसरा जेबीएम ऑटो पे मुझे लगता है कि होल्ड तो करना ही चाहिए और बाई भी किया जा सकता है, जिन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और जो इनके प्लान्स है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक अच्छा खासा थीम और उसका ये इनफैक्ट बहुत बड़ा एक प्रॉक्सी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक में नया भी निवेश कर सकते हैं, बट थोड़ा डिक्लाइंस के साथ करें, और जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें 390 के टारगेट के लिए।
जेबी मोटर होल्ड करें, अच्छी कंपनी है, 390 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। पूजा, आपके पास कौन सी दो कंपनियां हैं? आयशर मोटर्स है और अपोलो हॉस्पिटल्स। आयशर मोटर्स के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देती हूँ। जब से सिद्धार्थ विक्रम लाल जुड़े हैं कंपनी के साथ, 15 कारोबार, पहले तो रिस्ट्रक्चरिंग की इन्होंने, 15 कारोबार को घटाकर 2 कारोबार में बदल दिया है और उनके कार्यकाल में शेयर ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। करीब 48,000% से ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है शेयरधारकों को। और पिछले 10 साल में कारोबार भी 5 गुना बढ़ा है। 2016 में तो रिकॉर्ड बिक्री पोस्ट की थी। तो एक तो कंपनी है आयशर मोटर्स और दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पर 4 बहनें मिलकर कारोबार को संभाल रही हैं और देखा गया कि ये लकी भी काफी साबित हुई हैं। यहाँ अगर इनके कुछ आंकड़े देखेंगे तो कारोबार में जब से जुड़ी हैं ये चारों ही बहनें, तब से आय दोगुनी हो चुकी है। 20 नए हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं और पिछले 10 सालों में शेयर 7,000% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। तो 2 शेयर्स हैं, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स। आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स पर आपकी राय संदीप जी? देखिए, आयशर मोटर्स होल्ड है। देखिए, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता नहीं है, बट इनफैक्ट करेक्शन के बाद अब अट्रैक्टिव लगने लगा है और बहुत ही पसंद है मुझे ये जो प्रमोटर की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ लाल, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कंपनी में और बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी करके आए हुए हैं, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोडक्ट है और फिर दून स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये सारी चीज़ों का बहुत बड़ा एक दिख रहा है कि किस तरीके से मल्टी बैगर ये कंपनी बनी है और इनके आने के बाद। तो ओवरऑल आयशर मोटर इज बाय ऑन डिक्लाइंस एंड होल्ड फॉर दोज हु आर होल्डिंग इट। और अपोलो हॉस्पिटल्स भी होल्ड ही है क्योंकि अच्छा खासा मुझे वहां पे भी ग्रोथ अब आने वाले दिनों में दिख रही है और कुछ नए इनिशिएटिव्स और कुछ वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से उसको भी बाय ऑन डिक्लाइंस किया जा सकता है। तो 8 बेहतरीन कंपनी आपको बताई गई हैं जिनकी कमान है नई पीढ़ी के हाथों में, और अगर ये 8 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर निवेश के हिसाब से भी देख रहे हैं तो गिरावट पर इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। लेकिन फटाफट से आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम शो की शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे कि रोबोट 2.0 के रिलीज को बिल्कुल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से चेन्नई में इसके शोज शुरू हो गए हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इससे हाई हैं और इनफैक्ट जो भी रिव्यूज अब तक आ रहे हैं, यानी जो सुबह से शोज रिलीज हुए हैं, जो लोगों ने देखे हैं, वो बहुत खुश है। मतलब उनको पिक्चर बहुत पसंद आ रही है, यूनिक मॉडल है और इसीलिए ये मूवी उनको काफी पसंद आ रही है। तो आप देखिए ये कि रजनीकांत की जब मूवी रिलीज होती है तो उसे किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता और इस बार भी वही चीज रिपीट होती हुई दिख रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये यूनिक शो भी आपको बेहद पसंद आया होगा। शुक्रिया संदीप जी इस शो में शामिल होने के लिए, और सुमित पूजा आप दोनों का भी शुक्रिया ये रिसर्च व्यूअर्स के सामने लेकर आने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और